माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, ग्लिट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल्स आए हैं और मतगणना के बाद की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। जो एग्जिट पोल आए हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, वो लगभग सभी एनडीए को प्रचंड बहुमत से सत्ता में आते हुए दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन की स्थिति बहुत पीछे है। लेकिन क्या वास्तव में स्थिति है? बड़े पैमाने पर जो विधानसभा में मतदान हुआ है दोनों चरणों में, इसका क्या आशय है? जो ये बात कही जा रही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मतदान की हैं, इसका क्या विश्लेषण किया जाना चाहिए? और इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर मतदान के लिए विचार के विषय क्या थे? वो कौन से मुद्दे थे जिनके आधार पर लोगों ने मतदान किया? क्या कोई एक ऐसा वर्ग था जो इस सरकार से नाराज है? क्या कोई ऐसा कोई समूह है जो परिवर्तन चाह रहा है? इन तमाम विषयों को विमर्श में रख करके ही आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की सड़कों पे अगर जो लोग गए होंगे, उनको ये एहसास होगा कि यह चुनाव एक तरफा नहीं था। निश्चित रूप से आपको ये इसका भी एहसास नहीं हुआ होगा कि कोई ऐसा समूह है जो एक सरकार को बदलना चाहता है या किसी गठबंधन या किसी पार्टी या किसी नेता को सत्ता में लाना चाहता है। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो लोगों के पास मुद्दे थे और यह भी आपको एहसास होगा कि एक समूह जो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी का या एनडीए का व्यापक रूप से समर्थक रहा है और खुल के बोलता रहा है, वह या तो मौन रहा या उसमें विरोध के लक्षण दिखाई पड़े। व्यक्तिगत तौर पर मैं 3 जिलों में गया दूसरे चरण के मतदान में। मैं अरवल गया, औरंगाबाद गया और मतदान के दिन के समय में रोहतास जिले में रहा और उसके विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भी जाकर के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की। लोगों से मैंने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर वो वोट देने के लिए किन मुद्दों को लेकर के आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है जिसके आधार पे वो मतदान कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस दौरान मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कोई आक्रामक विरोध नज़र नहीं आया। एक युवाओं में ज़रूर नाराज़गी नज़र आई। युवा बहुत नाराज़ है और उनकी नाराज़गी परिलक्षित हो रही थी। अगर आप उनसे बात करते तो उनको लगता था कि पलायन और रोज़गार को लेकर के वो सरकार पे आक्रामक है, सरकार की आलोचना कर रहा है। महिलाओं का एक वर्ग ऐसा था जो नीतीश कुमार जी की सरकार से संतुष्ट है। वह जो उनके अंदर सुरक्षा का भाव है या जो उनको आर्थिक सहायता दी गई है, जीविका दीदियों को जो आर्थिक सहायता दी गई है, जो अभी हाल में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए हैं, आप उसका भी असर मान सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मुझे मिला जो कहा कि 10 हज़ार रुपए के कारण वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है। पिछले उनके कार्यक्रम रहे हैं, छात्राओं को साइकिल देना, उनको उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति देना, एक तरह का उनके अंदर सुरक्षा का भाव बनना, ये तमाम कारण रहे हैं जिनसे उन्होंने नीतीश कुमार जी के प्रति उनका समर्थन बना हुआ है। लेकिन उन्हीं परिवारों में जो युवतियाँ जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है या जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनमें इस सरकार को लेकर के नाराज़गी है। उनको ले जो पढ़ चुकी हैं, उनको ये लगता है कि उनके पास रोज़गार के अवसर नहीं है। जो परीक्षाएँ हुई भी, पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर नज़र आया। लोग उस पे व्यापक रूप से चर्चा करते नज़र आए। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं लड़कियाँ या युवक, उनके अंदर भी सरकार के प्रति नाराज़गी दिखाई पड़ी। क्यों? उनका ये कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान विकसित नहीं किए गए। पिछले 20 वर्षों में कोई ऐसा संस्थान नहीं आया जिसमें जाकर के वो अपने एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। वह अच्छी शिक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए विवश है और इसको लेकर के उनके मन में नाराज़गी है। एक किसानों को लेकर किसानों के मन में भी ये बात सवाल आया कि जो उनके इलाके में जो उनके किसान जो उपज है, उसकी उनको अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। तीसरी बात जो महिलाओं का भी एक वर्ग था जिससे बात करने पर लगा कि महँगाई को लेकर के उनके अंदर विवश है। उनको ये लगता है कि महँगाई है और उनको अपना घर चलाने में असुविधा हो रही है। इतने आय के साधन नहीं हैं और जो कृषि उत्पाद है उसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिल रही है। रोज़गार के अवसर न होने के कारण उनके पास आय का नियमित साधन नहीं है।
तो एक क्वालिटी लाइफ के लिए उनके सामने ढेर सारी अड़चनें हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो जो आधारभूत संरचनाएँ विकसित हुई हैं, जैसे बिजली का और सड़क का, खासतौर से 2 मुद्दे, उसको लेकर के लोगों ने संतोष व्यक्त किया। अब सवाल ये आ रहा है कि जो 69% से अधिक मतदान हुआ है, जो बिहार राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, इसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाए? इसका आशय क्या होना चाहिए? इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने मतदान में क्यों भागीदारी की? क्या वह यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? जो बातें मैंने महसूस की, मुझे लगा कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में नाम के बने रहने को लेकर के भी लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ थीं और वह मतदान करने के लिए आए और मतदान की प्रक्रिया में शामिल हुए। ऐसे लोग भी मिले और अच्छी संख्या में मिले, जिन्होंने मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी की, आवेदन पत्र भरे और जो आवश्यक अभिलेख उनके पास उपलब्ध थे या माँगे गए थे, उसको भी उन्होंने प्रदान किया। उनके पास एपिक कार्ड ही बन करके आ गया, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, या जहाँ वो जिन मतदान केंद्रों पर अपना नाम वो ढूँढ रहे थे या जिन मतदान केंद्रों पर उनके माता-पिता के नाम थे, वहाँ वो अपना नाम पाने में असमर्थ रहे। मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मतदान केंद्र तक आने के लिए अगर आपके पास मतदाता पर्ची नहीं पहुंची थी, अगर आपके पास बीएलओ ने आपके यहाँ वोट डालने के लिए कोई पर्ची उपलब्ध नहीं कराई, तो आप मतदान केंद्र तक क्यों आए? तो उनको लगा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में हो। उनके मन में, ग्रामीण लोगों के मन में इस बात की आशंका नजर आ रही थी कि अगर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं रहेगा, तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनका उनको लाभ नहीं मिल पाया। तो एक कारण मुझे समझ में आया कि मतदाता सूची में नाम बनाए रखने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका नाम मतदाता सूची में है, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की कोशिश की। ऐसे लोग भी मिले जो केवल मतदान करने के लिए अपने कार्यस्थल से अपने गांव या अपने शहर आए हुए थे और उन्होंने ये भी बताया कि मतदान करने के बाद दूसरे दिन उनको वापस भी जाना है। और रेलवे स्टेशनों पर मैंने सासाराम रेलवे स्टेशनों पर जाते हुए लोगों को देखा भी, जो और एक आध लोगों से मैंने बात की जिन्होंने कहा कि वो मतदान करने के बाद वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने कार्यस्थल पे पहुंचना भी है। दूसरा एक कारण ये भी था जो दोनों गठबंधनों के साथ है। जो एनडीए गठबंधन के समर्थक वर्ग हैं, वो अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान किए और जो महागठबंधन के समर्थक हैं, वह महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने बढ़-चढ़ के मतदान किया और बड़ी सक्रियता बरती। महिलाओं के वर्ग में जो महिलाएँ पिछले चुनाव में अगर आप उसका विश्लेषण करें, तो बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार जी को समर्थन मिलता रहा। वो किसी आय वर्ग और समाज की महिलाएँ हों। इस चुनाव में मैंने महसूस किया कि युवतियों के मन में नाराज़गी है। लेकिन जो उम्रदराज महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, उनके मन में नीतीश कुमार जी के प्रति समर्थन बना हुआ है। अब सवाल ये है कि 4 लाख से अधिक, अगर जो आंकड़े उपलब्ध है इलेक्शन कमीशन के, उसके अनुसार 4 लाख से अधिक महिलाओं ने इस मतदान में भाग लिया। और अगर 4 लाख से अधिक इन महिलाओं का अगर आप विश्लेषण करें, तो लगभग 1,500 महिला मतदाताओं ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ये संख्या आती है। तो क्या 1,500 जो महिला मतदाताएँ हैं, अगर उनको 100% भी मान लिया जाए कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के या महागठबंधन के पक्ष या एनडीए गठबंधन के मत के पक्ष में मतदान किया, तो ये पर्याप्त है। वो सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए पर्याप्त होगा। और ये अभी विमर्श का विषय होगा कि क्या जो ये महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वो सब के सब नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को समर्थन दिए हैं, ये बड़ा विमर्श है। क्योंकि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के, विभिन्न जाति समूहों के, विभिन्न इलाकों की महिलाओं में अलग-अलग मतदान का ट्रेंड है। जो जिस संवर्ग को महागठबंधन का समर्थक कहा जाता है, क्या उस वर्ग की महिलाओं ने भी एनडीए सरकार को सत्ता में लाने के लिए या नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने के लिए मतदान किया है? या ये इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो मुझे लगता है कि वो नहीं है। उसमें विभाजन है और वो बड़ी संख्या में इस तरह की महिलाओं ने महागठबंधन को ही मतदान किया है, क्योंकि उनसे बात करने पर लगा कि वो तब्दीली मतलब उनको जो कुछ भी हो रहा है उससे और बेहतर चाहिए और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम सामने नहीं आ रहा है।
युवतियाँ, पढ़ी-लिखी युवतियाँ तो पूरी तरह से सरकार से नाराज़ हैं। उनमें जो नौकरीशुदा है, जो नौकरी कर रही हैं या जिनको रोज़गार मिल गया है, वह अपने सुरक्षा के भाव को लेकर के सरकार के समर्थन में दिखाई पड़ी। लेकिन जिन्हें रोज़गार चाहिए, जिन्हें उच्च शिक्षा चाहिए, उनके में इस सरकार के प्रति नाराज़गी है। तो यह विमर्श बनाना, यह नैरेटिव बनाना कि 4 लाख से अधिक महिला मतदाताओं ने मतदान किया और उसके कारण से एनडीए सरकार दोबारा में सत्ता में आ रही है, ये बहुत ही सतही निष्कर्ष होगा। इसको मैं बहुत तार्किक नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बड़े पैमाने पर मतदान के आधार पर ही इस सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का जो निष्कर्ष है, ये भी तार्किक नहीं है। एनडीए के पक्ष में मैं एक तथ्य को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वह कि नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत आक्रामक नाराज़गी दिखाई नहीं पड़ती। कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इस तरह के भाव नहीं मिले। युवाओं में ज़रूर दिखाई पड़े, युवा इस सरकार से सहमत नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर ये स्थिति बनी हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि जो एग्ज़िट पोल आए हैं, वो कितने तार्किक हैं? कुछ कुछ तो ऐसे पोल दिखा रहे हैं जिसमें 200 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को आ रहा है। किस तर्क से आ रहा है, ये तो आप सर्वेक्षण करने वाले बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 101 सीटों पर चुनाव ही लड़ रही है, वो 90 से अधिक सीटें जीत रही हैं। या तो हमारे जैसे लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं उनको राजनीतिक समझ नहीं है, या जो इस तरह का निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो अतिरिक्त उनके पास ज्ञान होगा या उनका विश्लेषण होगा, ये तो जाने। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि सरकार वापस आ जाए, हो सकता है कि उसको बहुमत प्राप्त हो जाए, लेकिन जमीन पर वो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं है। महागठबंधन अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो महँगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का विषय हो, चाहे वो पेपर लीक का विषय हो, चाहे वो पटना में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज का सवाल हो, इन तमाम विषयों को पहुँचाने में कामयाब रहा है। इसके अलावा जो महागठबंधन ने लोगों को आश्वासन दिया, वह प्रत्येक उन परिवारों को नौकरी देने का सवाल हो जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, या जो जीविका दीदियाँ हैं, उनको सरकारी सेवा का दर्जा देना और 30,000 रुपये महीने का वेतन देने का उनको आश्वासन हो। वृद्धावस्था पेंशन चाहे अन्य तरह की जो पेंशन है, उसकी राशि में वृद्धि करने का आश्वासन हो। इसका असर दिखाई पड़ा, उसको लोग बात करते हुए दिखे। और कुछ लोग तो ऐसे भी मुझसे मिले जिन्होंने कहा कि अगर कोई आश्वासन दे रहा है, तो एक बार देखने में क्या नुकसान है? क्योंकि आज की सरकार तो ये दे नहीं रही है, रोज़गार की बात नहीं कर रही है। वह बात लोगों के मन में अभी भी है कि जब नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के उस आश्वासन का मज़ाक उड़ाया था, जब उन्होंने नौकरी की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि यह नौकरी कहाँ से आएगी? बाद में इस साल के इस वर्ष अभी इस चुनाव में नीतीश कुमार जी या एनडीए गठबंधन यह आश्वासन देता हुआ दिखाई पड़ा। उसने आश्वासन दिया कि 1 करोड़ लोगों को वो रोज़गार देंगे। तो युवाओं के मन में ये सवाल है कि 1 करोड़ नौकरी का आश्वासन देने वाली यह सरकार पिछले 20 वर्षों में नौकरी देने के कितने प्रयास किए और कहाँ पे वो एजेंडा था? इस प्रश्न का जवाब उनको नहीं मिलता। वह एक उनकी निराशा का कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि एनडीए में मुझे भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई आकर्षण उन इलाकों में नहीं दिखाई पड़ा जहाँ मैं गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को लेकर के लोगों के मन में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा कि किस नेता ने कौन-सी बात कही, किस तरह के आश्वासन दिए, उसको लेकर के कोई उत्साह मुझे देखने को नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही है ध्रुवीकरण की, उसका असर बिहार के इस इलाके में दूसरे चरण में जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ मुझे देखने को नहीं मिला और अन्य इलाकों में जहाँ मैंने बातचीत भी करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं, मैं उसका असर दिखा नहीं पड़ा। हो सकता कि हो, लेकिन वो सामने परिलक्षित नहीं हुआ। ये नहीं लगा कि एक कोई ध्रुवीकरण की कोशिश हो। पिछड़े वर्ग में बड़े पैमाने पर लोगों ने महागठबंधन का साथ देते हुए नज़र आए, खुल करके बोलते हुए नज़र आए। अल्पसंख्यक समुदाय की अगर आप बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार जी का मतदाता रहा है। पिछले कई चुनावों में मैंने देखा है, जिसमें लोगों ने नीतीश कुमार जी का साथ दिया, लेकिन इस बार उसमें नीतीश कुमार जी को लेकर के कोई आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि महागठबंधन अपनी मजबूत उपस्थिति वहाँ दर्ज करती हुई दिखाई पड़ी। निश्चित रूप से जो जंगल राज का मुद्दा खड़ा किया गया एनडीए के द्वारा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका भी असर कम से कम पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यक समुदाय में भी वो इस मुद्दे का असर देखने को नहीं मिला। हाँ,
सवर्ण समाज के मतदाताओं में इस मुद्दे का असर दिखाई पड़ा। लोग इसकी चर्चा करते दिखाई पड़े। उनके मन में भाव था कि जंगल राज दोबारा नहीं आना चाहिए। क्यों? कि जंगल राज का सर्वाधिक विपरीत असर सवर्ण समाज के ऊपर पड़ा। जो घटनाएं हुई उसमें सवर्ण समाज के लोगों को काफी जनहानि का नुकसान उठाना पड़ा। उनको अपने कृषि के कामों में भी उसका असर पड़ा था, तो वो उस पर सहमत है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज के इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से इसीलिए उठाया कि जो सवर्ण समाज का उनका मतदाता है वो उनसे न बिखरे, उसके अंदर बिखराव न पैदा हो। क्यों? कि पलायन और रोजगार ये ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के सही वर्गों को प्रभावित कर रहे हैं। सबको रोजगार चाहिए, वो किसी समाज का युवा हो, किसी जाति का युवा हो, किसी इलाके का युवा हो। अगर उसने पढ़ाई लिखाई की है तो उसको रोजगार चाहिए। और अगर आप रोजगार की बात नहीं करते हैं तो आपका ही प्रतिशत मतदाता बना रहेगा, इसमें संदेह है। तो ये बात जंगल राज के मुद्दे को कोशिश करके, जंगल राज के मुद्दे को बार बार चर्चा में ला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने सवर्ण समाज के मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है वो काफी हद तक कामयाब रही है। युवाओं के बारे में कहा जा सकता है कि उस समाज के युवाओं ने इस मुद्दे को बहुत ध्यान में नहीं रखा। दूसरी बात, जो 11 साल की जो केंद्र की सरकार है उसके गवर्नेंस को लेकर के भी कोई लोगों में आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा। उससे ज्यादा असर नीतीश कुमार की जो सरकार है, और खासतौर से जो उनके महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उनके प्रयास लगातार जारी है, उसका असर निश्चित रूप से दिखाई पड़ा। लेकिन जो उच्च शिक्षा के लिए लड़कियां आ रही हैं उनमें उन योजनाओं का लाभ अब उतना सरकारी नहीं दिखाई पड़ता, कि उनको शिक्षण संस्थानों की कमी नजर आती है। वह बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। वह इस बात की भी चर्चा करते हैं कि पिछले 20 वर्षों में 2 दशक के सरकार ने तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन की शिक्षा के लिए भी कोई बहुत ही सराहनीय या उल्लेखनीय प्रयास नहीं किए, या अगर कोई प्रयास किए होंगे तो उसकी चर्चा भी लोगों के बीच में नहीं है। तो एग्जिट पोल को बहुत तार्किक में नहीं मानता हूँ। क्यों? इसका आधार मैं ये मानता हूँ कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को, वो मुद्दे खारिज नहीं हुए। वो मतदान के दिन तक उन मुद्दों पे चर्चा होती रही, और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था पलायन को रोकना और रोजगारी का सवाल। अगर जो लोग मतदान, इस विषय को मैं इस आधार में भी कह सकता हूँ कि मतदान के बाद जो वापस लोग जा रहे हैं, मतदान किया दूसरे दिन उन्होंने अपनी ट्रेन पकड़ ली, उसमें से जिन लोगों से मैंने बात की वह कहते नजर आए कि वह, अगर हमारे पास रोजगार के अवसर होते तो मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर उनके पास बेहतर शिक्षा के अवसर होते तो उनको अपने बच्चों को राज्य के बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो सड़क और बिजली जैसे आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में सरकार के योगदान से सहमत है, लेकिन वो इसको पर्याप्त नहीं मान रहे। उनका ये कहना है कि इससे और ज्यादा किए जाने की जरूरत है, और अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा, हमें अपने रोजगार की तलाश में लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, तो इन आधारभूत संरचनाओं के विकास का क्या मतलब हमारे लिए है? वो इस पे उनके मन में सवाल है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इस एग्जिट पोल के आधार पे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि एनडीए की सरकार सत्ता में आ रही है, बहुत जल्दबाजी की बात होगी। यह निष्कर्ष निकाल लेना कि महागठबंधन को लोगों ने खारिज कर दिया, यह बिल्कुल तार्किक नहीं होगा। असली परिणाम तो आएंगे कल, लेकिन अभी भी इस राज्य में घूमने के बाद मैं ये मानता हूँ कि महागठबंधन की एज है, और लोग परिवर्तन के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस मतदान में भाग लिए हैं। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.